आदाब, मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 22 अगस्त 2026 और आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया। पेश है इंडिया की दिन भर की खबरें और सबसे पहले सुनिए सुर्खियां। यूपी की सियासत में चवन्नी और अठन्नी का दांव, जयंत को क्यों मिला मायावती का साथ बताएंगे हम। वंदे मातरम पर बीजेपी हुई आक्रामक, नितिन नवीन ने पहली बैठक में तय कर दी रणनीति। तीस्ता से लेकर सिंधु तक क्या भारत के दो पड़ोसी मुल्क पानी को हथियार बनाकर चल रहे हैं नई चाल। राहुल का स्टेटस लगाया तो लाठियां चली। पुणे हॉस्टल में एबीवीपी वर्सेस यूथ कांग्रेस का बड़ा बवाल। शुरुआत करते हैं शो की। उत्तर प्रदेश का सियासी पारा इस वक्त 7वें आसमान पर पहुंच गया है। 2027 के महासमर से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले ही सूबे में ऐसी बिसात बिछी है कि दोस्त दुश्मन सब आमने सामने आ गए हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक के लिए किलेबंदी में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव सरकार की घेराबंदी का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे। अखिलेश यादव ने अब एक ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी और उसके सहयोगी दल आरएलडी के बीच ही हलचल मचने वाली है। वैसे भी इस वक्त यूपी की राजनीति में चवन्नी अठन्नी खूब इस्तेमाल हो रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने बिना नाम लिए ये कहा कि पता नहीं कहां से गठबंधन वाले आ गए थे, हमने चवन्नी का रुपया बना दिया, फिर भी साथ छोड़कर चले गए। अब इसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को आरएलडी के लिए 120 सीटें देनी चाहिए। जाहिर है हर गठबंधन में सारे दल ज्यादा सीट हासिल करना चाहते हैं। अखिलेश के इस तंज पर केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने पलटवार किया। जयंत ने कहा कि सियासत की लड़ाई में कुछ सस्ते शब्द बोलने ही थे तो मेरा नाम बोल देते, कोई बात नहीं होती, लेकिन जाट समाज को टारगेट करना और ये कहना कि एबीसीडी हमने सिखाई, ये ठीक नहीं है। मैं इस अहंकार को करीब से देख चुका हूं और मानता हूं ऐसा आचरण सिर्फ पतन लाता है। दोस्तों, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी इस जंग में उतर गईं। मायावती न सिर्फ जयंत चौधरी और वेस्ट यूपी के जाट समाज के समर्थन में उतरी, बल्कि उन्होंने अखिलेश यादव से फौरन माफी मांगने की मांग भी कर डाली। उधर अखिलेश यादव के बयान को लेकर आरएलडी कार्यकर्ताओं ने उनका पुतला फूंककर अपने गुस्से का इजहार किया। दोस्तों, 2027 के चुनाव से पहले चवन्नी बनाम रुपया और जाट अस्मिता की ये जंग क्या समाजवादी पार्टी के लिए कोई नया सियासी नुकसान साबित होगी, हम देखेंगे। वैसे सियासत में इस तरह की बातें चलती रहती हैं। बीजेपी की तरफ से भी, बाकी पार्टी की तरफ से भी, बीएसपी हो चाहे आरएलडी हो, सभी अखिलेश यादव की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुके हैं और उन्हें इसका फायदा भी हुआ, ऐसा नहीं है। आरएलडी बीजेपी के साथ गई तो लोगों ने बहुत कुछ कहा था, वो जो कोर वोटर्स थे आरएलडी के। और सिर्फ किसी पार्टी या उसके नेता को चवन्नी अठन्नी कह देना, कभी ऐसा नहीं होता कि वो पूरे समाज के लिए बात कही गई हो। असल में सियासत में चींटी का पहाड़ बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वंदे मातरम को लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेरने के लिए चक्रव्यूह रच रही है। वंदे मातरम एक ऐसा गाना बताया जाता है, एक ऐसा मंत्र जिसने जंगे आज़ादी में करोड़ों भारतीयों के दिल में देशभक्ति की आग जला दी थी। आज़ादी की दीवाने वंदे मातरम ही पढ़ते थे। लेकिन आज वही राष्ट्रगीत देश की सियासत का सबसे गर्मा गर्म मुद्दा बन गया है। बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हैं और दोनों तरफ से तीखे तीर चलाए जा रहे हैं। बीजेपी के नवनियुक्त पदाधिकारियों की पहली ही बैठक में बीजेपी ने एक प्रस्ताव पास किया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि वंदे मातरम का मामला अभी लंबा चलेगा। गरीबी वगैरह बेरोजगारी देश में नहीं है। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी के इस नए प्लान के पीछे का पूरा माजरा क्या है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई टीम के साथ पहली औपचारिक बैठक की। इस बैठक में जो पहला और सबसे अहम प्रस्ताव पास हुआ वो किसी नीति या चुनाव पर नहीं, बल्कि वंदे मातरम को लेकर था। बैठक के फौरन बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने कहा कि वंदे मातरम का मूल मंत्र ही देश और देशभक्ति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा इसे आधा अधूरा गाने और इसके केवल 2 छंद तक ही सीमित रखा। संबित पात्रा ने याद दिलाया कि ये वंदे मातरम की 150वीं यानी 150वीं वर्षगांठ का ऐतिहासिक मौका है। हालांकि संबित पात्रा को याद रखना चाहिए कि विपक्ष भी ये कहता है कि आरएसएस के दफ्तर में दहाइयों तक तिरंगा नहीं फहराया गया। खैर, असल में पूरा विवाद वंदे मातरम के 2 छंद और 6 छंद के बीच का है।
कांग्रेस का कहना है कि वो उन्हीं दो छंदों को गाएगी जिसे रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल वाली समिति ने तय किया था। अब रणनीति साफ है। बीजेपी आने वाले समय में वंदे मातरम के मुद्दे को सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि राष्ट्रवाद की कसौटी बनाकर कांग्रेस के सामने रखने जा रही है। तो वहीं कांग्रेस युवाओं के मुद्दे और महंगाई को मुद्दा बनाकर इलेक्शन में आगे चलेगी, और यही वो मुद्दे हैं जो आम लोगों के मुद्दे हैं। वंदे मातरम लोग घरों में गा सकते हैं, भी कांग्रेस नहीं गा रही, बंदे गा लेंगे जिन्हें गाना है। विकास, रोजगार, एजुकेशन, महंगाई, ये वो मुद्दे हैं जिन पर इलेक्शन होने चाहिए और होंगे। आगे बढ़ते हैं। आखिर क्यों ढाका से लेकर इस्लामाबाद तक भारत के खिलाफ एक ही तरह की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी दिखाई दे रही है? बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी का एक बड़ा और तल्ख बयान सामने आया है जिसने भारत की सामरिक और कूटनीतिक चिंताएं बढ़ा दी हैं। ढाका में आयोजित एक सेमिनार के दौरान उन्होंने मांग रखी कि भारत के साथ होने वाली गंगा जल संधि में सख्त गारंटी क्लॉज जोड़ा जाए और साथ ही लंबे वक्त से अटके तीस्ता जल समझौते को फौरन पूरा किया जाए। मामला सिर्फ मांग तक महदूद नहीं रहा, सीमित नहीं रहा। बांग्लादेशी मंत्री ने कड़े लफ्जों में ये वार्निंग भी दी है कि अगर भारत ने इन मांगों पर पॉजिटिव रुख नहीं दिखाया तो बांग्लादेश इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस समेत तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि कुछ वक्त पहले पाकिस्तान ने भी सिंधु जल संधि यानी इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर ठीक ऐसा ही रुख अपनाया था और अंतर्राष्ट्रीय मंचों और यूएन की चौखट तक इसे पहुंचा दिया था। अब बांग्लादेश की जुबान, उसकी भाषा और रणनीति भी हूबहू पाकिस्तान जैसी नजर आ रही है। क्या ये भारत को घेरने की कोई साझा डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी है? फिलहाल मंत्री ने बताया कि 1977 की संधि में ये प्रावधान था, लेकिन 1996 में शेख हसीना सरकार के वक्त हुई 30 साल की संधि से इसे हटा दिया गया। ये संधि दिसंबर 2026 में ख़त्म हो रही है और मौजूदा समझौते में ऐसा कोई गारंटी प्रावधान नहीं है। मंत्री ने कहा कि बांग्लादेश का अधिकार है और नई संधि के बिना आगे का रास्ता नहीं निकल सकता। बांग्लादेशी सरकार के मंत्री के मुताबिक प्रधानमंत्री तारिक रहमान तीस्ता मामले की खुद रिव्यू कर रहे हैं। बांग्लादेश तीस्ता परियोजना को हर हाल में आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, चाहे ये प्रोजेक्ट भारत के सहयोग से पूरा हो या किसी दूसरे देश की मदद से। बांग्लादेश ने सख्त रुख अपनाते हुए ये इशारा दे दिया है कि प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान अगले महीने यूनाइटेड नेशंस में तीस्ता जल बंटवारे का मुद्दा मजबूती से उठा सकते हैं। बांग्लादेश ने 1996 की भारत बांग्लादेश गंगा जल संधि में गारंटी क्लॉज शामिल करने की मांग उठाई भी है। संधि के मुताबिक जब फरक्का पर पानी 70,000 क्यूसेक से कम होता है तो दोनों देशों के बीच 10-10 दिन के अंतराल पर पानी का बंटवारा किया जाता है ताकि खेती और आम ज़रूरतें मुतासिर यानी प्रभावित न हो। उधर पाकिस्तान ने भी बांग्लादेश के सुर के साथ सुर मिलाया है। पाकिस्तान के मंत्री एहसान इकबाल ने दावा किया है कि भारत भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। दरअसल अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को एबेंस में रखने का फैसला किया था। इस मामले पर भारत का रुख भी सामने आया है। भारत का कहना है कि जब तक पाकिस्तान बॉर्डर पर आतंकवाद को सपोर्ट करना बंद नहीं करता तब तक संधि को बहाल नहीं किया जाएगा। फिलहाल भारत के खिलाफ पाकिस्तान और बांग्लादेश एक नए नैरेटिव की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं। दोस्तों, बीते कुछ महीनों में देश का मिजाज, सियासी मिजाज बड़ी तेज़ी से बदला है। बात हो रही है राहुल गांधी की, जिनकी सियासत अब रोज़ केंद्र सरकार के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। पुणे में छात्रों की गूंज प्रोग्राम के लिए पहले महाराष्ट्र सरकार ने इजाज़त नहीं दी, बाद में कुछ शर्तों के साथ इजाज़त दी, लेकिन राहुल गांधी के पुणे पहुंचने से पहले ही कांग्रेस और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं में झड़प देखने को मिल गई। इसके बाद पुलिस की एंट्री हुई, हॉस्टल कैंपस में लाठियां चली। पूरा मामला दरअसल स्टेटस लगाने से शुरू हुआ। एक स्टेटस इतना दंगल मचवा सकता है, आप भी देख लीजिए। एक यूनिवर्सिटी हॉस्टल के कैंपस में एबीवीपी और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच कथित तौर पर
हिंसक झड़प हो गई। कांग्रेस ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी के प्रोग्राम का स्टेटस लगाने पर एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने झड़प शुरू की। घटना के बाद पुणे पुलिस ने करीब 50 से 60 यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक सैटरडे को राहुल गांधी के प्रोग्राम से पहले हॉस्टल कैंपस में दोनों पक्षों के बीच विवाद और झड़प की स्थिति बन गई थी। इस घटना के बाद कांग्रेस और एबीवीपी के बीच इल्जाम तराशियां शुरू हो गई हैं, आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। राहुल गांधी के प्रोग्राम से ठीक पहले हुई इस झड़प ने पुणे की सियासत में भी हलचल ला दी है। महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने एबीवीपी पर जबरदस्त हमला बोला। सपकाल ने कहा कि कांग्रेस इस गुंडागर्दी के आगे कभी सरेंडर नहीं करेगी और इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। छात्रों की गूंज कार्यक्रम को जिस तरह कोटा, देहरादून और प्रयागराज में युवाओं का समर्थन मिला है, उससे कांग्रेस इसे मास्टर स्ट्रोक की तरह देख रही है। वहीं बीजेपी इसे राहुल गांधी की सस्ती राजनीति बता रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।